हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के पाठ नंबर 13 के बारे में, जिसका टाइटल है प्रकाश। जी हाँ बच्चों, ये पाठ बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान। इसके अंदर जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा उसे ध्यान से बस आप सुन लोगे तो आप लोगों का ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे मार्क्स भी ला पाओगे। बस इन बातों को ध्यान रखना है, जरूरत पड़े तो कॉपी में लिख लेना बेटा। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास जो ये पाठ है बेटा, पाठ 13 प्रकाश। सवाल उठता है कि जी ये पाठ आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इस पाठ के अंदर हमें क्या सीखना है और क्या क्या चीजें पढ़नी है। पाठ जैसा कि आपको पता है प्रकाश टाइटल है। प्रकाश कहां से निकलता है? तो भैया कोई ना कोई तो ऐसा सोर्स होगा जहां से प्रकाश निकलेगा, जिसे हम कहते हैं बेटा, जैसे कि मान लो सूरज। अब हमने कहा कि ये हमारे पास सन है, और ये जो सन है बेटा, ये अपने आप में प्रकाश का एक पुंज है, यानी पिंड है। ऐसा कोई भी पदार्थ जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी खुद की रोशनी, खुद का प्रकाश होता है बेटा, उसे हम दीप्त पिंड कहते हैं। याद रखना, इन सभी परिभाषाओं में से आप लोगों से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो जो बातें आज हम डिस्कस करेंगे उसे ध्यान से सुनते रहना बस। तो कहते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है ना, आपको मैं दिख पा रहा हूं या मुझे कोई इधर उधर की वस्तु दिखाई दे रही है, बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये इस वजह से क्योंकि यहां पर बेटा प्रकाश है। क्या होगा अगर मैं प्रकाश को कम कर दूं? एक डेमो लेते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, प्रकाश को कम कर देता हूं। अभी आप नोटिस करना कि आपके स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी कम हो जाएगी। अभी देखो, फेस पर बिल्कुल डार्कनेस आ गई मेरे, क्योंकि मैंने यहाँ की लाइट जो है वो बंद कर दी है। जैसे ही मैं प्रकाश बढ़ा देता हूं, जैसे ही मैं लाइटनेस बढ़ाता हूं बेटा, आपको चेहरा ज्यादा ब्राइट, ज्यादा विजिबल हो पा रहा होगा। तो प्रकाश आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को देखने के लिए। प्रकाश हमारी आंखों को बेटा मीनिंगफुल बनाता है, यानी कि अगर हमारे आसपास में प्रकाश ना हो बेटा, तो हम कोई भी वस्तु देख ही नहीं पाएंगे, यानी आंखें होते हुए भी हम अंधे रहेंगे। तो इससे यह पता लगता है कि खाली आंखें अच्छी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आसपास में प्रकाश का सोर्स भी अच्छा होना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने यह सुना होगा कि आपके टीचर्स कहते हैं बेटा कि प्रॉपर सफिशिएंट लाइट में पढ़ो, ज्यादा कम रोशनी में ना पढ़ो। क्यों? क्योंकि अगर आसपास में बेटा रोशनी कम होगी तो आपकी आंखों के ऊपर असर ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि रोशनी कम है तो चीजें दिखेंगी कम, दिखेंगी कम तो आंखें जो है ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगी, ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से आपकी आंखें और ज्यादा कमजोर हो सकती है। तो इसीलिए प्रकाश हमारी आंखों को बेटा मीनिंगफुल बनाता है। तो प्रकाश जिस हिसाब से हमारे लिए जरूरी है बेटा, उसी हिसाब से बेटा हमारे आंखें भी प्रकाश के लिए जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहता हूं कि आसपास में बहुत रोशनी है, क्यों कह पा रहा हूं मैं? क्योंकि हमारी आंखें सही है। एक ऐसे इंसान की अगर हम बात करें बेटा जो अंधा है, वो रोशनी देख ही नहीं सकता, तो सोच के देखो, उसे मैं बोलूंगा सूरज की तरफ देख, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी सूरज की रोशनी उसके लिए मीनिंगलेस है, उसके लिए कोई मतलब मायने ही नहीं रखती है। तो हमारी आंखें सूरज के लिए जरूरी है, क्योंकि सूरज, अब ये नहीं है कि मेरी आंखें नहीं होंगी तो सूरज को कोई फर्क पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रकाश और आंखें एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। आंखें हैं तो प्रकाश का मतलब निकल के आता है। आप अपने आसपास में बहुत सारी चीजें देखते हो। कहता है जी, आप नदियां देखते हो, पर्वत देखते हो, पेड़ पौधे देखते हो, कुर्सी देखते हो, मनुष्यों को देखते हो, आसपास में उड़ते हुए पंछी को देखते हो, हवाई जहाज को देखते हो, मेंढक को देखते हो, पानी के अंदर मछली को देखते हो। इन सभी चीजों को देख पा रहे हो तो क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि प्रकाश है। सोच कर देखो, अंधेरे रूम में लेकर गया मैं आपको, सारी रोशनी बंद कर दी, पर्दे, कर्टन, दीवार, ये चारों तरफ मैंने अंधेरा अंधेरा आग लगा दिया। मतलब कहने का मीन्स कि काले काले पर्दे लगा दिए, कर्टन्स लगा दिए। ऐसे इन्वायरमेंट में अगर आपको रख दिया जाए बेटा, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल डार्क गुप्त अंधेरा। तो आंखें किसी काम की नहीं रहेगी। चलिए, अब सवाल उठता है जी, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? क्या मतलब है वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? सिंपल सी बात है, वस्तुओं को दृश्य बनाने के लिए प्रकाश जरूरी है। प्रकाश के कई गुणधर्म है बेटा, जिसमें से एक सबसे आसान और अच्छा गुणधर्म उसका यह है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, मटक के नहीं चलता, वो सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में चलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो सवाल उठता है कि आप किसी चीज को कैसे देख पाते हो, वस्तु आपके आसपास में होती है तो आपको रोशनी क्यों चाहिए उसे देखने के लिए। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप देखें तो हमने 6th-7th स्टैंडर्ड में ये प्रॉपर्टी पहले ही पढ़ी हुई है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, उसके बारे में हम यहाँ पर फिर से पढ़ेंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि जी प्रकाश की वजह से ये चीज मुझे दिखाई क्यों दे रही है। आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है प्रकाश की वजह से, यहाँ पर रोशनी लाइट से, मतलब जो लाइट सोर्स है, मतलब बल्ब जो है, वहां से रोशनी आ रही है, इसके ऊपर टकरा रही है और ये कैमरे में जा रही है, इसकी वजह से आपको दिख रहा है। यानी प्रकाश का परावर्तन अगर ना हो तो आपको कोई भी चीज दिखाई ही ना दे। अच्छा सोच कर देखो, मैं यहां सीधा खड़ा हूं आपके सामने और आप मेरे सामने फ्रंट के पोर्शन को देख पा रहे हो। क्या मेरा बैक पोर्शन दिख रहा है आपको? क्या मेरा बैक नेक दिखाई दे रहा है? क्या मेरे टी शर्ट पर कुछ लिखा हुआ है वो आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। रीजन, क्योंकि रोशनी यहां से टकराकर सीधी आपके कैमरे से होते हुए आपकी आंखों में जा रही है। यानी कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकाश का अगर परावर्तन ना हो तो कोई भी वस्तु हमें दिखाई ना दे, कोई भी वस्तु ना दिखाई दे, चाहे वो किसी भी रंग की है, चाहे वो कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो, हमें दिखेगा ही नहीं। तो दिखने के लिए प्रकाश का परावर्तन बहुत जरूरी है। सोच के देखो, मैं कहता हूं वायु में बहुत सारे धूल के कण उड़ते रहते हैं, क्या आपको वो दिखते हैं? नहीं। लेकिन जब उनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब रोशनी अवरुद्ध हो जाती है, तब आपको दिखता है जी बहुत ज्यादा धूल भरा माहौल हो रहा है, आंधी तूफान चलता है तो आपको पता चल जाता है, बहुत धूमिल धूमिल सा लगता है। पर मैंने कहा कि क्या कभी आपने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को देखा? ओ ये रहा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये रहा नाइट्रोजन, ऐसे तो नहीं दिखता ना। रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि वो इतने छोटे हैं कि प्रकाश के टकराने की वजह से रोशनी वहां से बिखर कर हमारी आंखों में जा ही नहीं पाती है। तो जब रोशनी बिखर कर हमारी आंखों में जाती है बेटा, तभी हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, सामने से या फिर कैसे भी। जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो सब प्रकाश की परावर्तन की वजह से है। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं पर मैं यहां पर पड़े हुए चीज को भी थोड़ा बहुत महसूस कर सकता हूं। सीधा तो नहीं देख सकता पर महसूस कर सकता हूं। हाँ, मैं नेक को ऐसे रखूं लेकिन आंखों को ऐसे घुमाऊं तो मुझे अब दिखने लग गया। क्यों? क्योंकि प्रकाश जो वहां पर टकरा रहा था बेटा, प्रकाश की किरण जो टकरा रही थी वो मेरी आंखों तक तो जा रही थी, पर मेरी आंखों से होते हुए मेरी संवेदनशील वाली जो आंखों का हिस्सा होता है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था ढंग से। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकाश बहुत जरूरी है। अब आता है जी प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन बहुत ही सरल एक प्रक्रिया है। इसके अंदर क्या होता है जी, एक सरफेस होता है ना, और यहां पर प्रकाश का कोई पुंज होगा। मान लो यहां पर प्रकाश का पुंज है। अब इस प्रकाश के पुंज से बहुत सारी किरणें निकलेंगी और बेटा ये दर्पण या कोई भी चमकीली सतह पर टकराती है। कोई भी चमकीली सतह हो सकती है, कोई धातु का प्लेट हो सकता है बेटा, धातु की प्लेट हो सकती है, धातु का कोई सरफेस हो सकता है, वहां से टकराती है। टकराने के बाद जिस माध्यम से वो आई थी उसी माध्यम में लौट जाती है, पर दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये यहां से आती है। जो आने वाली रोशनी होती है बेटा, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। याद रखना, कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। यहां पर टकराने के बाद वो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसीलिए इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, और उसके नियम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं क्या कि प्रकाश के पुंज से, यानी कि ये सूरज है, यहां से रोशनी आ रही है, ये रोशनी यहां पर आकर टकराती है। जैसे ही यहां टकराती है तो टकराने के बाद ये लौटकर चली जाती है। अब होता क्या है कि जब ये टकरा कर जाती है तो यहां पर हम, मान लो मैंने यहां पर जो है आंखें बना दी, ये आंखें हैं। अब इससे देखा जाता है, जैसे ही ये आंखें इस रोशनी को देख पाती है तो उसको ये सतह दिखाई देती है, या फिर जिस जगह से वो रोशनी आ रही है वो वस्तु मिरर में यानी दर्पण में उसे दिखाई देने लगती है, उतने ही पीछे जितने की दूरी पर वो सूरज या फिर कोई भी वस्तु है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि प्रकाश का परावर्तन जरूरी है किसी भी वस्तु को देखने के लिए। प्रकाश के परावर्तन के लिए सबसे पहले आपके पास दीप्त पिंड होना चाहिए जहां से प्रकाश आएगी बेटा, और जो आने वाली रोशनी होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। टकरा कर जाने वाली रोशनी को हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहां पर एक क्रियाकलाप है जिसे आप आसानी से अपने घर पे कर सकते हो। क्रियाकलाप को मैं सिर्फ डायग्राम से ही समझा देता हूं। इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें बेटा, तो यहां पर कह रहा है कि जी आपको क्या करना है, कंघी ले लेना है, कंघी पर चार्ट पेपर चिपका देना है ब्लैक कलर का।
ब्लैक कलर के चार्ट पेपर में कोई भी कंघी की एक दांते के बीच में आपको स्केल से छेद कर देना है। मैंने पूरा पूरा चार्ट चिपकाकर उसको पूरा कंघी को ब्लॉक करके एक ब्लैक शीट की तरह उसे बना देना है। उसके बीच में किसी भी एक दांते के बीच में अपना स्केल को डालकर हटा लेना है, मतलब काट देना है उसमें से, जिससे कि एक पतली सी लाइन वाली मतलब कंघी का जो स्वरूप है वो दिखेगा, आपको एक ही स्वरूप दिखाई देगा। यहां पर आपको कोई भी दीप्त पिंड रखना है, यानी कैंडल रख लो, टॉर्च रख लो, मोबाइल का टॉर्च रख लो, उससे रोशनी को जाने दो। ये रोशनी, आप कहोगे जी ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ? ऐसा करने से बेनिफिट ये हुआ कि आपको एक ही रोशनी जाती हुई दिखाई देगी, एक ही किरण पुंज दिखाई जाती हुई देगी। बहुत सारी देगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो इसलिए एक को करने के लिए ऐसा किया। यहां से रोशनी जाएगी, जैसे कि आपको देख रहे हो, यहां से गई और यहां से जाने के बाद ये यहां से टकराकर वापस चली गई। ये हमारा बेटा दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण। और यहां पर एक अभिलंब बनता है जो कि वास्तव में होता नहीं है, पर हम इसे खुद समझने के लिए बनाते हैं। जो रोशनी बेटा जा रही होती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं, जो टकरा कर वापस आती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। जो जाती है उसे हम क्या कहेंगे बताओ? जो दर्पण की तरफ जाती है उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। जो टकरा कर वापस जाती है उसे क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इसे क्या कहेंगे हम? अभिलंब। वास्तव में ये होता नहीं है, हम बनाते हैं समझने के लिए। 90 का कोण होता है दर्पण के साथ बेटा। ये वाला जो कोण दिखाई दे रहा है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, आई। और ये वाला जो कोण होता है इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि आर। आर का मतलब रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ में आ गया? आई और आर से ही क्यों दर्शाते हैं? तो इंग्लिश में ये इंसिडेंट होता है और इंग्लिश में बेटा ये रिफ्लेक्शन होता है, जिसे आप आपतन कोण और परावर्तन कोण के नाम से जानते हो। आपतन कोण हमेशा ही आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जी आपतन कोण कहां बनता है, तो यह हमेशा आपतित किरण अभिलंब के बीच में बनता है। वहीं पर परावर्तन कोण जो है वो परावर्तित किरण, देखो निकल के जा रही है ना बाहर की तरफ एरो है, और अभिलंब के बीच में बनता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसका नियम क्या कहता है? नियम कहता है जी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ऑलवेज। ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां से जो रोशनी गई निकल के गई, यहां पर अगर एंगल आई बोला मैंने, यहां पर बेटा एंगल आर बोला, तो आप बोलोगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये पहला नियम है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब सब ही एक ही किस पर होते हैं? समतल सतह पर होते हैं और एक ही बिंदु पर मिलती हैं। एक ही समतल सतह पर होते हैं और एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तो ये बातें आपको दोनों के दोनों ध्यान रखनी है। इन्हीं को हम कहते हैं बेटा क्या? नियम। अब कहता है क्या कि आपतित किरण क्या होता है, तो उसकी परिभाषा मैं अपने लैंग्वेज में समझा चुका हूं। बाकी यहां देखो, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं, जो आ रही है। उसके बाद पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात टकरा कर जब किरण लौटती है तो उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहां से ये दोनों परिभाषाएं आप लोगों की पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। अब यहां पर कहता है जी अभिलंब क्या होता है? अभिलंब एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो ये हम होते ही नहीं है, हम खुद खींचते हैं। ये हमेशा दर्पण के साथ बेटा 90 का कोण बनाती है। कितने का कोण बनाती है? 90 का कोण। दर्पण के साथ कितने का कोण बनाती है? 90 का कोण, कीप इन माइंड। तो ये हमेशा 90 का कोण बनता है और ये अभिलंब कहलाती है। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा। अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित किरण परावर्तित किरण को दर्शाने वाली रेखाओं को खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के लिए जिस बिंदु पर, ध्यान से देखो, जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है उस दर्पण से 90 का कोण बनाते हुए रेखा खींचिए। यह परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। यानी कि एक इमेजिनरी लाइन, यानी वास्तव में होती नहीं है, ये हम खुद खींचते हैं, एक ऐसी रेखा
जो होती नहीं है पर दर्पण के ऊपर लंबवत होती है उसे हम अभिलंब कहते हैं। जिसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है कि आप एंगल आई और एंगल आर आसानी से बना पाते हो। एंगल आई देखो तो इधर बन जाएगा जिधर रोशनी गई है, और निकल कर जब वापस जाते तो उसे एंगल आर बोलते हैं। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। आपतन कोण यहां बन रहा है जिसे आप इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हो। परावर्तन कोण यहां बन रहा है जिसे आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हो। जाने वाली रेखा को आपतित किरण कहते हैं, निकलने वाली को परावर्तित किरण कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। ये दर्पण होता है। दर्पण में भी बेटा ध्यान से सुनना, दर्पण में भी दो हिस्से होते हैं। एक होता है जहां पर पेंट किया गया है, ये देखो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये पेंटेड हिस्सा है, ठीक है। इसे कहते हैं पेंटेड हिस्सा या फिर पॉलिश हिस्सा, जो पॉलिश करके रखा हुआ है। वहीं पर दूसरा हिस्सा जो है ये होता है परावर्तक सतह। क्या होता है बेटा? परावर्तक सतह। समझ में आ रहा है? परावर्तक सतह। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि किसे क्या कहते हैं, क्योंकि परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। इसके अलावा क्या आएगा सोच के देखो। एनसीईआरटी बुक के अलावा तो वैसे भी कोई भी प्रश्न आप लोगों से नहीं पूछा जाना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस हिसाब से फिर हम नियम की भी बात करेंगे। तो इस पेज पर इतना ही है बेटा। यदि अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, यहाँ पर आप कर सकते हो ये क्रियाकलाप खुद से, इसको आप भर सकते हो बेटा। आपको ये याद रखना है कि सारणी 13.1 को भरने के लिए, जिसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का संबंध आपको बताना है, क्रियाकलाप अगर करो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे आपको आप कह सकते हो प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, आपको देखकर सीखने का मौका मिलता है। और जितना अच्छा आप देखोगे बेटा, सीखोगे, उतना बेटर आप लर्निंग कर पाओगे। तो इसके लिए बेटर वे में समझना इसलिए जरूरी है इस चीज को, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके फ्यूचर में, भविष्य में पूछे जाएंगे। मतलब अभी जो 8th क्लास के अंदर आने वाला है उसमें इससे संबंधित बस ये फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपतन कोण कह देगा जी 45 डिग्री का बना रहा है, तो बताओ 45 डिग्री, ठीक है, कोण डिग्री में मापा जाता है, 45 डिग्री का बन रहा है, तो परावर्तन कोण कितने का होगा? तो हमने अभी पढ़ा ना, नियम के अनुसार जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। इसमें कोई बदलाव नहीं होते। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा ही क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। तो ये याद रखने वाली चीज है। समझ में आ रहा है? दैट्स इट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और आसानी से आप जो है वो कर पाओगे, चीजों को समझ पाओगे। ओके, चलिए आगे आ जाओ फिर। अब ये सारे आपको खुद भर लेने, ये दोनों बराबर ही होते हैं। 50 डालो तो ये भी 50 मिलेगा, 45 45, 60 60, 90 90 का होगा तो 90 पे मिलेगा, है ना। पर 90 पे हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली जो रेखा सीधी आएगी वो तो सीधी निकल जाएगी। तो आपको 90 से कम कोई भी कोण ले लेना है। कोशिश करो कि 45 50 के आसपास वाला लिख दो यहाँ पर। बाकी ऐसा क्रियाकलाप करोगे तो ज्यादा बराबर होगा। अब यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई हमें कि क्या आप आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देखते हैं? तो बताओ क्या देखते हो? हाँ जी देखते हैं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कितने के होते हैं ये बताओ? कितने के होते हैं? तो जो भी होगा, चाहे 45 का है तो वो भी 45 होगा, 30 है तो वो भी 30 होगा, 60 है तो वो भी 60 होगा। कोई अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, सदैव बराबर होते हैं। तो यहां से कहता है कि सावधानी पूर्वक देखिए तो आपको आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर ही दिखाई देगा। यह परावर्तन के नियमों में से एक नियम है, जिसे आप परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि परावर्तन का पहला नियम ये है, क्या है बताओ, तो आप लिखना कि परावर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। इसमें इतना ही हमें सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब यहां पर ये क्रियाकलाप करके समझाने की कोशिश की गई है बेटा, ठीक है। अब हम दूसरे नियम पर चलते हैं, ठीक है। अब दूसरे नियम पर क्या रहता है? दूसरा नियम भी मैंने आपको बताया। आप अगर नोटिस करो तो कहीं पर भी अगर मैं दर्पण बना दूं, मान लो मैंने यहां पर दर्पण बना दिया, ठीक है, यहां पर या यहां पर कहीं पर भी दर्पण बना दिया और यहां से रोशनी गई निकली और लंब डाला। अब देखो ना, जाने वाली रेखा, वहां टकराने के बाद निकलने वाली रेखा और अभिलंब, अगर हम इन तीनों को देखें तो सभी एक ही तल पर एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। सभी एक ही तल पर होते हैं और एक ही बिंदु पर मिलते हैं बेटा। तो इसीलिए यहां पर यह नियम बन जाता है। देखो अगर गौर से, तो क्या कहता है? आपतन बिंदु, देखो ये लिखा है ना, यह दर्शाता है कि, क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि आपतित किरण
आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का बेटा दूसरा नियम है। ये लिखा है ना, यह परावर्तन का एक अन्य नियम है, यानी ये दूसरा नियम है। इससे पहले हमने परावर्तन का पहला नियम पढ़ा, कोण आई बराबर कोण आर, ये परावर्तन का बेटा दूसरा नियम है। इससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझना है। परावर्तन के दो नियम हमने यहाँ पर सीख लिए। अब यहाँ पर कहता है क्या कि हम जब क्रियाकलाप करते हैं तो कुछ बातें नोट डाउन करते हैं। तो उसने अब समतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की बात करनी शुरू की। समतल दर्पण पता है ना क्या होता है? एक ऐसा दर्पण बेटा जो सीधा होता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, वो समतल दर्पण ही होता है। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में चर्चा कर रहा है। कहता है कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, क्या प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है? तो प्रतिबिंब सीधा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है, याद रखना। क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था? हाँ जी, यस। समतल दर्पण में बेटा समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, छोटा नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता। वो एक ऐसे दर्पण में बनता है जिसे आप गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में बराबर बनता है। क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी है? यस। क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता था? नहीं, प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता था। आइए निम्न क्रियाकलापों से इन सभी चीजों को समझें। तो अब ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं बेटा, ये वो चार प्रॉपर्टीज हैं जो समतल दर्पण की होती हैं। समतल दर्पण की पहली प्रॉपर्टी, हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनता है। दूसरी प्रॉपर्टी, हमेशा प्रतिबिंब बराबर आकार का बनता है। जितना बड़ा बेटा वस्तु, जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। तीसरा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने नहीं बनता, दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होता है, जिसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखना, जिन प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिनको पर्दे के पीछे प्राप्त किया जाता है उन्हें हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बेटा हमारा होता है आभासी प्रतिबिंब, और इसीलिए ये प्रॉपर्टीज बहुत जरूरी है। साथ ही एक और प्रॉपर्टी और जोड़ सकते हो आप, पांचवी प्रॉपर्टी है बेटा, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब दाएं से बाएं हो जाते हैं और बाएं से बेटा दाएं, यानी लेफ्ट वाला राइट में दिखाई देता है, राइट वाला लेफ्ट में। यानी मैं अगर अपना राइट हैंड साइड उठाऊं तो कैमरे में भी आपको राइट हैंड साइड दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरे में क्या कर रखा, इन्वर्ट किया हुआ है। यानी प्रतिबिंब जो है, जो बन रहा है बेटा, अगर मैं यहां से उठा रहा हूं तो मेरा दायां ही उठ रहा है, आपको भी दायां ही दिखाई दे रहा होगा। लेकिन प्रतिबिंब को अगर आप दर्पण के सामने देखो, दर्पण में, तो दर्पण में आप अपने हिसाब से अगर अनुभव करोगे तो उसको आपको वो बायां बनाकर दिखाएगा। आपको दिखेगा कि वो बायां है, लेफ्ट है, तो दायां बायां बन जाता है, बायां दायां बन जाता है। इस हिसाब से दर्पण में ये सब होता है। ये प्रतिबिंब वाला चित्र बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। ये प्रतिबिंब पूछा जाता है, ये पेपर में पूछा जाता है प्रतिबिंब वाला चित्र, कि दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। समतल दर्पण में होता क्या है बेटा, ये दर्पण था, ये दर्पण है बेटा, और इधर पॉलिश किया गया है, यानी परावर्तक सतह ऊपर की तरफ है, परावर्तक सतह ऊपर की तरफ है। तो जब यहां पर कोई भी वस्तु देखी गई दर्पण के अंदर, मतलब देखो यह हमारी आई पीस है, आंखें हैं, जब इससे देखा गया तो दर्पण से देखो आप यहां पर दो रेखाएं निकालनी है आपको। प्रतिबिंब कभी भी तभी बनता है बेटा जब दो रेखाओं का आपस में मेल हो। ये यहां से टकराकर ऐसे गई हमारी आंखों में, ये टकराकर ऐसे गई। अब ये तो फैलती जा रही है, तो हमारी आंखों को लगेगा कहां से आ रही है रोशनी, पीछे से आ रही है। तो इसने इसको पीछे तक बढ़ा दिया डॉट 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 करके। जो चीज या जो रेखा बेटा वास्तविक नहीं होती है उसको हम ऐसे ही, वास्तविक जो नहीं होती है उसको ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं। इसने ऐसे ही डॉट डॉट करके इधर बढ़ा दिया, ऐसे बेटा डॉट डॉट करके इधर बढ़ा दिया। अब जितनी दूरी पर ये वस्तु है बेटा, उतनी ही दूरी पर ये प्रतिबिंब भी है। ठीक है, अगर वस्तु आपको सीधा दिख रहा है तो प्रतिबिंब भी आपको सीधा दिखाई देगा। ये चित्र अति आवश्यक है, बनाने का तरीका सीख लो। यहां पर जो दो रेखाएं दिखाई दे रही है बेटा, इन्हें हम अभिलंब कहते हैं, N1 और N2। सर N1 और N2 क्यों अभिलंब में? N1 का मतलब हो गया नॉर्मल 1, N2 का मतलब हो गया नॉर्मल 2। नॉर्मल मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब जो बना रहा है
उसके लिए अभिलंब जो हमने खींचा है उसे कहते हैं। अब यहां पर ये सारी बातें हमने क्लियर कर दी। अब सवाल उठता है जी, एक बात बताओ, परावर्तन, ये देखो पार्श्व परिवर्तन दिख रहा है, दायां बायां बायां दायां हो जाता है। देखो आप स्मरण कर सकते हो, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब वस्तु का बायां भाग दायां और दायां भाग बायां हो जाता है। इस परिघटना को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, यह भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है। जी पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें वस्तु का लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, इसे हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। अब पार्श्व परिवर्तन में हमारे पास देखो, जैसे अगर मान लो मैं कहता हूं ए को अगर आप दर्पण में देखोगे तो आपको ए ही दिखाई देगा, क्योंकि इसका पार्श्व परिवर्तन होता हुआ आपको नहीं नजर आएगा। हाँ, पर अगर मैं बी देखूंगा तो बी मुझे दर्पण के अंदर उल्टा दिखाई देगा, इसे कहते हैं हम पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन में लेफ्ट राइट बन जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है, ये आपको समतल दर्पण दिखाता है। तो यही है। बाकी आता है आपके पास फिर नियमित तथा विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन होता है जिसमें आने वाली रेखा तो समांतर होती ही होती है, जाने वाली रेखाएं भी बेटा समांतर हो, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक ऐसी सतह है जिसे अनियमित सतह कहेंगे। अनियमित सतह पर जो परावर्तन होगी बेटा उसे हम अनियमित परावर्तन या फिर विसरित परावर्तन कहेंगे। ध्यान से सुनना, जब सतह आपकी चिकनी एकदम स्मूथ होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बेटा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन आपको कहां देखने के लिए मिलता है? जब आप बात करते हो जो दर्पण एकदम समतल है, सपाट है, ये समतल और सपाट दर्पण पर आपको आने वाली रेखाएं समांतर दिख रही हैं, सारी काली काली, और यहां पर जो ये नीली वाली रेखाएं हैं ये सारी की सारी आपकी आपस में समांतर हैं। हाँ, काली और नीली आपस में समांतर तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आने और जाने वाली रेखा कैसे समांतर होगी? एक ही सतह के परावर्तन से। तो इसीलिए ये सारी नीली आपस में समांतर है, ये सारी काली आपस में समांतर है। इस प्रकार के परावर्तन को बेटा हम नियमित परावर्तन कहते हैं। अगर आप देखो तो यहां लिखा हुआ है नियमित परावर्तन क्या होता है? जब चिकने सतह पर, सपाट सतह पर परावर्तन हो तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं बेटा अनियमित परावर्तन की, तो अनियमित परावर्तन जिसमें आने वाली रेखाएं समांतर तो होंगी, ये देखिए आने वाली सारी काली रेखाएं समांतर हैं, पर जाने वाली रेखाएं नीली वाली कुछ इधर चली गई, कुछ उधर चली गई, कुछ इधर भाग गई, कुछ यहां गई, कुछ वहां फैल गई, ये सब आपस में समांतर नहीं है। और जब ऐसा होता है कि जाने वाली सारी रेखाएं समांतर नहीं होती हैं तो उसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन। तो ये विसरित परावर्तन है। अब कंडीशन क्या है विसरित परावर्तन के लिए? जी पहली बात, विसरित परावर्तन जो होता है उसके लिए आपकी सतह का चिकना बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, विसरित परावर्तन जब होता है तो परावर्तन का नियम एज इट इज लागू होता है बेटा। अगर कोई आपसे पूछ ले कि परावर्तन का नियम सिर्फ चिकने सतह पर काम करता है या फिर खुरदुरे सतह पर भी काम करता है, तो आप कहेंगे परावर्तन का क्योंकि वो नियम है तो वो चिकने सतह पर भी काम करता है और बेटा खुरदुरे सतह पर भी काम करता है। ये चीज आपको याद रखनी है क्योंकि परीक्षा में यहां से प्रश्न बनता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगले पेज पर आ जाओ बेटा। क्या सभी वस्तुओं को परावर्तन प्रकाश के कारण ही देखते हैं? क्या सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? बिल्कुल सही बेटा। कोई भी चीज जो है जो दीप्त पिंड नहीं है, जो दीप्त पिंड नहीं है वो अगर हमें दिख रहा है, मान लो मैं कहता हूं चंदा मामा आपको दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? सोचो, चंदा मामा दिखते हैं ना। अब सवाल उठता है कि क्या वो दिन में दिखते हैं? नहीं जी, प्रकाश की रोशनी में छुप जाते हैं, लेकिन रात में दिखते हैं क्योंकि रात में सूरज का प्रकाश उस पर टकराकर परावर्तित होता है और हमें चंदा मामा दिखाई देता है। सवाल उठता है ये कि क्या प्रकाश का परावर्तन सभी वस्तुएं करती हैं? हाँ जी, जो भी आपको दिखती हैं वो सब कर रही हैं, जो नहीं दिख रही है वो नहीं कर रही है। सिंपल सी बात है। मान लो मैं कहता हूं एक बल्ब है, बल्ब प्रकाश का परावर्तन नहीं कर रही, लेकिन बल्ब अपने आप में प्रकाश पुंज है इसलिए दिख रहा है। तो दो ही चीजें आपको दिखती हैं, या तो वो प्रकाश का परावर्तन कर रही है या फिर वो प्रकाश पुंज है। प्रकाश पुंज यानी खुद की रोशनी। वही कह रहा है अपने चारों ओर सभी वस्तुओं को देखो, सभी जगहों का जो परावर्तित किरण है उसी कारण हमें दिखाई देता है। चंद्रमा के बारे में भी यही कहा गया है जो मैंने अभी आपको बताया।
कुछ अन्य पिंड भी है जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप, इनका प्रकाश हमारे नेत्रों में पड़ता है। इस प्रकार से हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं, यहां से भी ये परिभाषा बन जाती है। आगे आ जाओ। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। भाई कर लो, उसको 1000 बार कर लो, क्या फर्क पड़ता है। प्रकाश को कितनी बार भी परावर्तित करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहता है कि हाँ जी कर सकते हैं। ऐसे कभी आप नाई के पास गए हो तो आपने देखा होगा बार्बर जो है वो आगे भी शीशा लगाता है, और अब पहले जैसा नहीं कि भाई पकड़ के देखो तुम्हारी गुद्दी कैसी दिखाई दे रही है। ऐसी सिचुएशन अब ऐसा नहीं होता। अब तो पहले ही बार्बर शॉप में देखोगे मस्त लाइट वाइट लगी होती है, 4-5 आगे पीछे शीशे लगे होते हैं दाएं बाएं, और ऊपर से लेके नीचे तक सब कुछ देख लो। तो ऐसे ही पीछे वाला हिस्सा देखने के लिए क्या करता है, सामने एक दर्पण लगा हुआ है, सामने से प्रकाश का परावर्तन होगा, वो परावर्तित किरण पिछले दर्पण पर टकराएगी, पिछले दर्पण पर टकराने के बाद वस्तु हमें पिछले दर्पण में दिखने लग जाएगी। यही वजह है कि इसमें हम कह सकते हैं यहां पर जो परावर्तन हो रहा है इसमें हमें प्राप्त होता है बेटा बहु प्रतिबिंब। कितने प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? 2। तो देखो इसको अपना सामने वाला शक्ल भी दिख रहा है ना, सामने वाला फेस भी दिख रहा है बेटा, और अगर आप गौर से देखो तो ये हिस्सा भी इसे दिखाई दे रहा है। तो अगर दोनों हिस्से दिख रहे हैं तो क्यों दिख रहे हैं? क्यों दिख रहे हैं? सोचो क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर 2 परावर्तक सतह है, और 2 परावर्तक सतह में आगे भी परावर्तन हुआ और पीछे भी परावर्तन हुआ। सिंपल है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये सब बातें वही लिखी हुई है जो मैंने आपको बताया कि भैया आपको कोई भी चीज कभी कभी सीधे तौर पर नहीं दिखती है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, दर्पण का प्रयोग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था बेटा कि आपको मेरा सामने वाला हिस्सा दिख रहा होगा, बैक साइड का नहीं दिखेगा। वहीं पर मैं अगर टर्न होता हूं तो फिर मेरा सामने का नहीं दिखेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई ऐसा दर्पण यहाँ लगा दिया जाए जिसका कुछ कोण ऐसा बनाया जाए, और मैं फिर सामने से भी दिखूंगा आपको और पीछे वाला हिस्सा भी आपको साफ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर 2 प्रतिबिंब बन रहे हैं जिसे आप कहेंगे बहु प्रतिबिंब। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है, हम बनाएंगे बेटा बहु प्रतिबिंब यहाँ पर। तो कहता है कि आप ऐसा करो, 2 दर्पण ले लो और 2 दर्पण को बेटा लंबवत आपस में लगा लो, लंबवत यानी 90 का कोण बना लो, और फिर देखो कि आपको वहां पर कितने के प्रतिबिंब मिलते हैं। एक बार 45 का लगाओ, एक बार 60 के कोण पर लगाओ, 120 पर लगाओ, 180 पर लगाओ, और आप देखो अलग अलग जगहों पर जब आप इनको लगाते हो अलग अलग कोण के साथ तो आपको बहुत सारे प्रतिबिंब देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो सिक्का तो यहाँ पर एक ही है ना, सिक्का तो एक ही है, पर प्रतिबिंब कितने बन रहे हैं? 1 2 3, 3 प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं आपको। 1 2 3, कितने प्रतिबिंब है? 1 2 3, 3 प्रतिबिंब है। सिक्का एक ही है, प्रतिबिंब 3 बन रहे हैं क्योंकि दर्पण है यहाँ पर 90 के कोण पर। तो ऐसे ही बेटा यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दर्पण को अगर हम 90 के कोण पर रखेंगे तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। अब हम बनाएंगे बेटा बहुदूरदर्शी। ठीक है, बहुमूर्तिदर्शी। बहुमूर्तिदर्शी को इंग्लिश में कहते हैं बेटा कलाइडोस्कोप। बनाना बड़ा आसान है, आपको क्या करना है, 3 दर्पण लेने हैं। ठीक है, उनको आपस में ऐसे करके परावर्तक सतह अंदर की तरफ, ये जो अंदर दिखना है ना इसमें परावर्तन होगा, परावर्तक सतह अंदर की तरफ डालना है और बेटा पेंटेड सरफेस बाहर की तरफ डालना है। समझ में आ गया? और इस हिसाब से आप आसानी से इसको बना पाओगे। तो इसमें हमें क्या करना है, 3 दर्पण लेने हैं और तीनों दर्पण को आपस में बेटा इस तरीके से लगा लेना है। ऊपर कागज का एक गत्ता लगाना है और गत्ते में बेटा छोटा सा छेद कर देना है, और बेटा उस गत्ते वाले छोटे से छेद को एक तरफ रख लेना है। दूसरी तरफ वाले हिस्से में आपको बेटा बटर पेपर लगाना है। ठीक है, बटर पेपर आपको दुकान से मिल जाएगा, 5 रुपए का देगा आपको स्टेशनरी शॉप पे, वहां से आप बटर पेपर लेकर ऐसा बहुमूर्तिदर्शी बना सकते हो। नहीं बना पाओगे तो बेटा तो मुझे बताना, बाकी यहाँ पर सारी चीजें लिखी हुई है कैसे क्या डालना है, आपको आसानी से बना पाओगे। बहुमूर्तिदर्शी को इंग्लिश में बेटा कलाइडोस्कोप कहते हैं, यहाँ पर मेंशन्ड है, या आप देख सकते हो क्या कहते हैं, कलाइडोस्कोप कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा सूर्य का प्रकाश श्वेत है या रंगीन। हमारे सूर्य के प्रकाश में बेटा 7 रंग होते हैं। हालांकि वो 7 रंग जब आपस में मिलते हैं तो आपको एक ही रंग दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश। लेकिन अगर उसको तोड़ा जाए, विखंडित किया जाए तो बेटा उसके अंदर 7 रंग होते हैं, जिसको आप इंद्रधनुष में आसानी से देख सकते हो।
इंद्रधनुष के अंदर आपको 7 रंग दिखाई देते हैं क्योंकि 7 रंगों से बना हुआ है हमारा प्रकाश। इसके बारे में हमने 7वीं कक्षा में पढ़ा भी था, न्यूटन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, वो आपको याद होगा। इसका एक पैटर्न बनता है बेटा जिसे विबग्योर कहते हैं। विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये रंगों का पैटर्न होता है। सबसे नीचे आपको वॉयलेट दिखाई देगा, सबसे ऊपर आपको रेड दिखाई देता है। उसके बाद ये सब इसी क्रम में अरेंज्ड होते हैं। ये आप याद रखेंगे क्योंकि पेपर में ये पूछा जा सकता है। अब आता है हमारे नेत्र की संरचना। हमारी आंखों की संरचना बड़ी ही जटिल है बेटा। आपको पता होगा कि हमारी आंखें जो है वो बहुत ही ज्यादा कोमल होती हैं। हमारी आंखों के अंदर लेंस लगा होता है और बहुत सारे हिस्से होते हैं, और ये लेंस प्राकृतिक लेंस होता है जो समय के साथ साथ बेटा कमजोर पड़ सकता है अगर आप सही से खाना नहीं खाते हैं, मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन सब स्थितियों में। तो आपको ये सब चीजें खाने और मोबाइल कम देखने के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंस डाइट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है बेटा। अगर आप अच्छी तरीके से खाना खाते हो तो कोई भी बीमारी हमसे दूर रहती है। अब यहाँ पर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से 7 रंग होते हैं श्वेत प्रकाश में। आप इस क्रिया के लिए आपको कर सकते हो, एक दर्पण लो बेटा, उस दर्पण को आप क्या करेंगे, पानी के अंदर आधा डुबोकर सूर्य के प्रकाश में रख दोगे, और ऐसे रखना कि उसकी जो रोशनी है वो परावर्तित होकर किसी दीवार पर या किसी शीट वगैरह पर पड़े, और पड़ेगी तो आपको दिखेगा ऐसे कुछ 7 रंगों का पैटर्न दिखाई देगा। ये आप अपने सीडी वगैरह जो होते हैं, डिस्क वगैरह, उसमें भी देख सकते हैं। हम अगर आंख की संरचना की बात करें बेटा तो हम आंख की संरचना को ऐसे देखते हैं। देखो यहाँ पर हमारी आंखें जो होती है बेटा वो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर की होती है, यानी हमारी आंखों का जो व्यास होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। हर किसी का ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, किसी का छोटा भी हो सकता है इससे, किसी का इसका थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, यानी 2.6 हो सकता है, 7, अब कोई नहीं है, अभी 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 1-2 सेंटीमीटर ऊपर नीचे होता है। हमारी आंखें सामने से जो रंगीन होती है बेटा, वो रंगीन होती है किसके कारण, परितारिका के कारण। यानी परितारिका जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आंखों के रंग के लिए बेटा। तो हमारी आंखों का रंग परितारिका की वजह से होता है, चाहे वो नीला है, भूरा है, काला है, या जैसा भी है, वो परितारिका के कारण होता है। उसके बाद बेटा पक्षमाभ पेशी होती है जो लेंस को पकड़ने का काम करती है। पक्षमाभ पेशी लेंस को ऐसे होल्ड करके रखती है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है लेंस। लेंस जो हमारी आंखों में इस्तेमाल होता है इसे हम कहते हैं बेटा उत्तल लेंस। कैसा लेंस होता है ये, उत्तल लेंस, जिसे आप कह सकते हो कि हम अपनी आंखों को एडजस्ट करके इस्तेमाल में लेते हैं, इसीलिए हमें दूर के पास की वस्तु बड़ी आसानी से दिखती है। उसके बाद है कॉर्निया, जो कि बेटा कहीं ना कहीं हमारी आंखों में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रकाश को नियंत्रित करने में। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। प्रकाश को नियंत्रित भी करता है, कॉर्निया सामने वाला हिस्सा होता है। वैसे तो प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए प्यूपिल होते हैं, ठीक है, और बेटा आइरिस होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद मानव नेत्र में पीछे होता है बेटा प्रकाशीय तंत्रिका। प्रकाशीय तंत्रिका क्या होती है, ये हमारी आंखों से जितनी भी रोशनी आई है उसका जो संवेदनशील चित्र बना है बेटा, वो सब हमारे दिमाग में भेजता है। हमारी आंखों में कभी टॉर्च वगैरह का इस्तेमाल करके सीधे नहीं देखना चाहिए, स्पेशली लेजर लाइट से तो बहुत दूर रहो बेटा। लेजर लाइट आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी आंखें डैमेज हो सकती है। हमारी आंखों में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इनमें एक पॉइंट ऐसा भी होता है बेटा जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। वहां पर बनने वाली जो प्रतिबिंब है बेटा वो हमारी आंखों में दिखती नहीं है, हमें महसूस ही नहीं होता। हमारी आंखों में 2 प्रकार के, यहाँ पर बेटा पीछे की तरफ जिसे आप कहते हैं रेटिना, इस रेटिना के ऊपर बेटा, जैसे रेटिना को हिंदी में यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है रेटिना, यहाँ हिंदी में भी रेटिना ही लिखा हुआ है। तो रेटिना जो है हमारे पास, इसके ऊपर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जिसे कहते हैं बेटा शंकु, और दूसरी होती है शालाकाएं। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे कोन्स और रॉड्स। कोन्स और रॉड्स, जो शंकु होती है बेटा वो हमारी आंखों में बहुत ज्यादा होती हैं, इसीलिए हमें रोशनी में दिखाई देती है। शंकु यानी कोन्स जो होती है हमारी आंखों में ज्यादा है, हमारी आंखों में कोन्स ज्यादा है, याद रखना, हमारी आंखों में कोन्स ज्यादा है, रॉड्स कम है, इसीलिए हमें अंधेरे में कम दिखता है और उजाले में अच्छा दिखता है। वहीं पर उल्लू और कुछ स्पेशल जो कह सकते हो जीव जंतु होते हैं, उनको दिन में कम दिखता है। उल्लू हो गया, बैट हो गया, तो उल्लुओं को दिन में कम इसलिए दिखता है क्योंकि उल्लुओं की आंखों में बेटा शंकु नहीं होते हैं, कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, और शलाकाएं बहुत ज्यादा होती हैं। और शलाकाएं क्या होती हैं बेटा, जो कम या कह सकते हो मध्यम प्रकाश में
यूजफुल होती है। इसमें इतना ही नहीं बेटा, शंकु जो है उसकी खास बात होती है ये वर्णों को भी देखते हैं। वर्ण मतलब रंग, यानी हम जो है रंगों को अच्छा देख पाते हैं क्योंकि शंकु है हमारी आंखों में, शंकु वाली कोशिकाएं हैं। वहीं पर जो उल्लू है उनको रंग नहीं दिखते होंगे, बहुत कम दिखते होंगे, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जैसा दिखता होगा। इसके पीछे रीजन है क्योंकि उनकी आंखों में बेटा शंकु कम है, शलाकाएं ज्यादा है। उसके बाद अंध बिंदु हमने कहा था, अंध बिंदु को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। हमारी दृक तंत्रिका तंत्र पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर प्रकाश की रोशनी पड़े तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, तो ये आपको ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है कि बेटा हमने देखा है कि कुछ चीजें चित्र होती हैं और कुछ चीजें जो होती हैं वो वीडियो होती है। जैसे आप देखो तो ये अभी आपको चित्र जैसा दिखाई दे रहा है क्योंकि ये बदल नहीं रहा समय के साथ साथ। मैं आपको हिलता डुलता महसूस हो रहा हूं, मेरे लिप्स हिलते डुलते महसूस हो रहे हैं क्योंकि मैं समय के साथ अपनी पोजीशन को बदल रहा हूं। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, हमारी आंखों पर बनने वाला प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक बना रहता है। 1/16 सेकंड तक, इससे ज्यादा नहीं बना रहता, 1/16 तक। 1/16 सेकंड से पहले अगर हमारी आंखों के सामने से उस चित्र को बदल दिया जाए तो वो चित्र हमें चलती फिरती नजर आएगी, जिसे आप कहते हैं वीडियो। तो 1/16 सेकंड याद रखना, इससे पहले चित्र को बदलना है। यही वजह होती है कि मूवीज वगैरह जो बनती हैं उसमें 24 फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं। अब देखो यहां पर 16 है ना, तो कम से कम 16 फ्रेम तो होनी चाहिए जिससे कि वीडियो आपको चलती फिरती नजर आएगी, हिलती डुलती नजर आएगी। लेकिन 24 फ्रेम पर सेकंड बहुत अच्छी चलेगी। आजकल तो आ रहे हैं 60 फ्रेम पर सेकंड, 60 FPS। अब देखो ये चीजें और स्मूथ नजर आएंगी आपको। जैसे मैं अगर हाथ हिला रहा हूं तो थोड़ा आपको जर्कीनेस महसूस हो रहा होगा, हल्का सा आपको फील हो रहा होगा। लेकिन अगर ये 60 FPS पर वीडियो बनाई जाती तो ये ज्यादा स्मूथ होता। 120 FPS पर होती तो ये और भी ज्यादा स्मूथ होता। तो ये याद रखना है बेटा, FPS मतलब फ्रेम पर सेकंड। तो हमारी आंखों में जो अनुभव है बेटा 1/16 सेकंड तक ही रहती है। उसके बाद हमारी आंखों की जो निकटतम दूरी होती है जिसमें हम अच्छा देख सकते हैं बेटा, वो 25 सेंटीमीटर होती है। जिस दूरी पे हम अच्छा देख सकते हैं, निकटतम दूरी यानी कि सबसे पास की चीज, इससे पास अगर उसको हम करेंगे, यानी मान लो मैं 25 सेंटीमीटर की दूर की चीज को देखता हूं तो बहुत अच्छा देख सकता हूं। लेकिन 25 सेंटीमीटर से दूर से मैं थोड़ा पास कर लेता हूं, यानी 20 सेंटीमीटर ले आया, मुझे थोड़ी सी देखने में कठिनाई होगी। 15 ले आया और उसके बाद फिर मैं पास करके 5 सेंटीमीटर ले आया, मुझे 5 सेंटीमीटर की चीजें ढंग से दिखाई नहीं देंगी। क्यों? क्योंकि हमारी निकटतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। इसलिए जब आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला जाता है तो आपको क्या बोलते हैं? टेबल पर स्टडी करो। टेबल पर बैठते वक्त आपकी डिस्टेंस जो होती है टेबल और बुक से बेटा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। वहीं पर अगर आप नोटबुक लेकर, बुक लेकर कहीं ना कहीं गद्दे पर, सोफे पर पढ़ने जाते तो आप लेट कर पढ़ते हैं और आपकी दूरी ये 25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है, जिसकी वजह से आंखों पर स्ट्रेस आता है, आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये याद रखना है। धीरे धीरे आपने देखा होगा जब हमारी मतलब वृद्धावस्था आती है तो हमारी आंखें धुंधली हो जाती है। आंखें धुंधली मतलब होता है क्या कि रोशनी धुंधली हो जाती है। बूढ़े लोगों को धुंधली चीजें दिखाई देती है या फिर साफ नहीं दिखती है। क्या वजह होती है? क्योंकि हमारे आंखों में एक बीमारी हो जाती है बेटा, जिसे बोलते हैं कैटरेक्ट, इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लेंस के ऊपर आप कह सकते हो एक लेयर चढ़ जाती है, या फिर लेंस जो है उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है, लेंस जो है वो कठोर हो जाता है और उसकी फैलने और सिकुड़ने की ताकत खो देता है, जिसकी वजह से हमें आसपास की चीजें धुंधली नजर आने लगती है। तो यही है, नेत्रों की हमें देखभाल करनी चाहिए, परामर्श लेते रहना चाहिए, खाने पीने में ध्यान देना चाहिए, तीव्र प्रकाश में नहीं देखना चाहिए बेटा, और आंखों में कोई धूल वाली चीजें जाए तो बेटा वॉश कर लेना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, नुकीली चीजें आंखों से दूर रखनी चाहिए। ये सब बातें हैं। उसके बाद आता है, क्या आप जानते हैं जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं? केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़े चारों ओर देख सकता है, इसलिए यदि शत्रु पीछे से आता है तो उन्हें पता लग जाता है। तितली, तितली के साथ भी कुछ ऐसा ही है। और मक्खी, मक्खी के साथ तो भैया पूछो मत, उसकी एक आंख में बहुत सारी आंखें होती हैं। गूगल करो आपको पता लगेगा। मक्खी एक ऐसा कीट है जिसकी एक आंख में बहुत सारी आंखें होती हैं। और ये ध्यान रखना, इनके अंदर बेटा शलाकाएं ज्यादा होती हैं, शंकु कम होते हैं। हमें आंखों की देखभाल करने के लिए क्या करना चाहिए भाई? सूर्य के प्रकाश को नहीं देखना है, आंखों में कोई लेजर लाइट नहीं डालनी है, समझ में आ गया? पटाखों वटाखों को दूर से ही जलाना है अगर जलाने का मन करता है तो, ठीक है। उसके बाद बेटा
हमेशा याद रखना, पढ़ते वक्त एक निश्चित दूरी पर पढ़ें, प्रकाश बहुत ज्यादा हो वहां भी ना पढ़े और बहुत कम हो वहां भी ना पढ़े। तो ये सारी बातें हैं। आहार में स्पेशली ध्यान रखें बेटा, विटामिन ए वाली चीजें खाएं, गोभी खाएं, गाजर खाएं, हरी सब्जियां खाएं, पालक खाएं। ये सबसे आपकी आंखें मजबूत होती है, मतलब मजबूत तो क्या, ताकतवर कह सकते हो। दही खाएं, दूध खाएं, अंडे खाएं अगर खाते हैं तो इन सब के अंदर विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट आता है, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं या नहीं। अब आपने देखा है कि जीवन में जब हम पैदा होते हैं बेटा, तो बहुत कुछ दिन भर में हम सीखते रहते हैं। मैं आपको सिखा पा रहा हूं क्योंकि आपके कान बहुत अच्छे हैं, आपकी आंखें बहुत अच्छी है, मुझे देख पा रहे हो आप, मेरी बातें सुन पा रहे हो आप। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही बेटा डीप एंड डम होते हैं, यानी कि ना तो वो बोल पाते हैं ना वो सुन पाते हैं। उसके बाद कई तो ऐसे होते हैं जिनको सुनता भी नहीं है और दिखता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में बेचारे वो कैसे पढ़ेंगे? तो वो तो खैर पढ़ ही नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ, जो बेटा देख नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं, उनके लिए एक लिपि बनाई गई है जिसे कहा जाता है ब्रेल लिपि। लुई ब्रेल नाम के एक व्यक्ति थे बेटा, जिन्होंने ब्रेल लिपि बनाई थी, ब्रेल पद्धति बनाई थी। इन्होंने डॉट वर्ड से एबीसीडी करके सिखाया था लुई ब्रेल ने। और ये खुद अपने आप में बेटा अंधे व्यक्ति थे, बचपन से ही अंधे थे ये। वैसे तो आपको पता होगा चाक्षुष व्यक्ति जो विकृति वाले व्यक्ति होते हैं, इनके लिए अलग से कीबोर्ड्स बनाए जा रहे हैं, इनके अलग से कॉपी किताब होते हैं। आप लोग कभी रेलवे में ट्रेवल किया हो आप लोगों ने, तो नोटिस किया हो जो आपकी सीट होती है बेटा, उस पर सीट नंबर लिखा होता है, और सीट नंबर में भी ऐसे कुछ उभरा उभरा सा होता है, डॉट 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 बना होता है। वैसे तो आप उसे पढ़ नहीं सकते हो, पर जो चाक्षुष विकृति होते हैं लोग, उनको वो पढ़ना लिखना बताया गया होता है, जिससे वो खुद को, मतलब आप कह सकते हो गुणवत्ता वाला बना सके। अब इस हिसाब से हमारा जो ये पार्ट था बेटा, कहीं ना कहीं इतना ही था। बाकी इसमें चाक्षुष विकृति में और भी लोगों के नाम हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बैठ के आराम से पढ़ सकते हो। चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो बेटा, मैं स्क्रीन से दूर हो जाता हूँ। इसमें अमेरिका की एक लेखिका के बारे में बताया गया है बेटा, और वो लेखिका जो है वो 18 महीने की आयु में उन्होंने अपनी आंखें खो दी थी, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, और उन्होंने विश्वविद्यालय से बेटा ग्रेजुएशन भी किया, और उन्होंने बुक भी लिखी, स्टोरी ऑफ माय लाइफ, और बहुत सारी बुक लिखी उन्होंने, और उनका नाम था बेटा हेलन ए केलकर। ऐसे और भी बहुत सारे नाम है, जैसे हमारे इंडिया में भी भारतीय चाक्षुष विकृति के बारे में भी बताया गया है। दिवाकर नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, जिन्होंने गायक के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उनके बारे में बताया गया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है बेटा, उसके बल पर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। इस प्रकार के लोग जब हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट कर सकते हैं, तो सोच के देखो, तो भगवान ने हमारे पास तो सब कुछ सही दिया है, आंखें, कान, नाक, हाथ, मुंह, ये सब बढ़िया है हमारे पास। तो इनका प्रयोग करके हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे कि हम भी किसी के लिए मोटिवेशन बने। तो बस इसी मोटिवेशनल बातों के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। काफी लंबी वीडियो जा चुकी है, आई थिंक ये 1 घंटे के आसपास में पहुंच गई होगी। आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम गोइंग ऑन। तो अभी आप लोग इसे बैठकर देख चुके हैं, समझ चुके हैं पार्ट के अंदर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम और भी फर्दर डिटेल में चीजों को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम प्रमुख शब्दों के बारे में बात करेंगे, आपने क्या सीखा, अध्याय समीक्षा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर बेटा, बाय बाय।